प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के पाठ नंबर 7 वैश्वीकरण पर चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम निकल कर आते हैं और ये किस तरह इसका प्रभाव हो रहा है। वैश्वीकरण की अवधारणा एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रभाव। प्रभाव कई तरह के हो सकते हैं, जैसे विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना। पूंजी का एक जगह से ज़्यादा जगहों पर जाना। पूंजी का एक जगह से ज़्यादा जगहों पर जाना। वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना। वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार। और क्या है? व्यापार या आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रभावों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। अतः वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तुओं, लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है। वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयाम हैं। वैश्वीकरण के कारक। वैश्वीकरण के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं, जैसे नंबर 1 है प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। प्रौद्योगिकी की तरक्की के कारण ही विचार, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी हुई है। किसके कारण हुई है? प्रौद्योगिकी के कारण। नंबर 2, लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व में एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं? वैश्वीकरण के प्रभाव वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे नंबर 1 वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है। राज्य की क्षमता में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब पुरानी पड़ गई है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। किसने ले ली है? न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य, यानी राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम हो गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार रहा है, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुके हैं। नंबर 2, कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में वृद्धि हुई है। कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में वृद्धि हुई है।
अब राज्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बल पर अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बल पर नागरिक के बारे में सूचना जुटा सकते हैं। इसके आधार पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। राज्य वो ज़्यादा ढंग से कारगर कार्य कर सकते हैं। नंबर 3, राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को वैश्वीकरण से कोई चुनौती नहीं मिली है। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को वैश्वीकरण से कोई चुनौती नहीं मिली है। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। दूसरा क्या है बेटाओ? आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को आर्थिक वैश्वीकरण भी कहा जाता है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को आर्थिक वैश्वीकरण भी कहा जाता है। आर्थिक वैश्वीकरण में दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेजी हो जाता है। आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रभाव। वस्तुओं, पूंजी, जनता का प्रभाव। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। किसके व्यापार में? वस्तुओं के व्यापार में। नंबर 2, वस्तुओं के आयात निर्यात तथा पूंजी की आवाजाही पर राज्य के प्रतिबंध कम हुए हैं। वस्तुओं के आयात निर्यात तथा पूंजी की आवाजाही पर राज्यों के प्रतिबंध कम हुए हैं। नंबर 3, धनी देश के निवेशकर्ता अब अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, विशेषकर विकासशील देशों में। कहाँ? विकासशील देशों में, जहां उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा। नंबर 4, वैश्वीकरण के चलते अब विचारों का प्रवाह अबाध हो गया है। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों का प्रवाह अबाध हो गया है। नंबर 5, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है। विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम अलग अलग हुए हैं, इसलिए वैश्वीकरण के अनेक सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हुए। वैश्वीकरण के अनेक सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हुए। अब पढ़ेंगे बेटा अपन आर्थिक वैश्वीकरण के दुष्परिणाम या विरोध में तर्क। आर्थिक वैश्वीकरण के दुष्परिणाम या विरोध में तर्क। आर्थिक वैश्वीकरण के प्रमुख नकारात्मक परिणाम। पहले नकारात्मक पढ़ेंगे, फिर सकारात्मक। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व का जनमत बड़ी गहराई में बट गया है। पूरे विश्व का जनमत बड़ी गहराई में बट गया है। नंबर 2, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं। इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले चिंतित हैं, क्योंकि इसके कारण नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। क्योंकि इसके कारण नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। नंबर 3, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। जो गरीब देश हैं वो आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। नंबर 4, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। किसको? आर्थिक वैश्वीकरण को। आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थन में तर्क। आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थन में तर्क। आर्थिक वैश्वीकरण से समृद्धि बढ़ती है। नंबर 1 क्या बढ़ती है? समृद्धि। नंबर 2, खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या की
खुशहाली बढ़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या की खुशहाली बढ़ती है। नंबर 3, इससे व्यापार में वृद्धि होती है। किसमें व्यापार में वृद्धि होती है? इससे संपूर्ण विश्व को लाभ मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्यम मार्ग। वैश्वीकरण के मध्यम मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की और सजग होकर पूरी बुद्धिमानी से इसका सामना किया जाना चाहिए, क्योंकि पारस्परिक निर्भरता तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। तीसरा प्रभाव है सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को निम्न प्रकार समझा जा सकता है, यानी नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और दो तरफा प्रभाव, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव। पहला है नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता लाता है। क्या लाता है? सांस्कृतिक समरूपता। लेकिन इस सांस्कृतिक समरूपता में विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपना प्रभाव छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती हैं। इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती जाती है और यह समूची मानवता के लिए खतरनाक है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण की सांस्कृतिक प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। दूसरा है सकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का सकारात्मक पक्ष है कि कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ जाता है। नंबर 2, कभी कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार भी हो सकता है। होता है। नंबर 3, दो तरफा प्रभाव। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव दो तरफा है। इसका एक प्रभाव जहां सांस्कृतिक समरूपता है तो दूसरा प्रभाव सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ भारत और वैश्वीकरण। पूंजी, वस्तु, विचार, लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। जैसे नंबर 1, औपनिवेशिक दौर में जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उस दौर की बात करें तो भारत आधारभूत वस्तुओं, कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक देश था। भारत आधारभूत वस्तुओं, कच्चे माल का निर्यातक तथा निर्मित माल का आयातक देश था। स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाते हुए स्वयं उत्पादक चीज़ों को बनाने पर बल दिया। इससे कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, लेकिन स्वास्थ्य, आवास, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका। भारत की आर्थिक वृद्धि दर भी धीमी रही है। 1991 के बाद, नंबर 3, 1991 के बाद भारत ने आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से आर्थिक सुधार अपनाए, आयात पर प्रतिबंध हटाए, व्यापार एवं विदेशी निवेश को अनुमति दी,
व्यापार एवं विदेशी निवेश को अनुमति दी। इससे आर्थिक वृद्धि दर बढ़ी, लेकिन आर्थिक विकास का लाभ गरीब तबकों को अभी नहीं मिल पाया है। जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण के विरोध में आलोचकों द्वारा निम्न तर्क दिए। जो आलोचक हैं उन्होंने निम्न तर्क दिए। नंबर 1, वामपंथी जो राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण की प्रक्रिया धनिकों को और ज़्यादा धनी और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। इसमें राज्य कमज़ोर होता है और गरीबों के हितों की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। नंबर 2, वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचकों द्वारा प्रतिरोध के बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, इससे राज्य कमज़ोर हो रहा है। इससे परंपरागत संस्कृति को हानि होगी। कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का होना आवश्यक है। नंबर 3, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी जारी है, जो वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं, जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। किसका रूप मानते हैं? साम्राज्यवाद का। विरोधियों का तर्क है कि आर्थिक रूप से ताकतवर देशों ने व्यापार के जो अनुचित तौर तरीके अपनाए हैं वे दूर हों। उदीयमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया। नंबर 4, एक विश्वव्यापी मंच जिसका नाम है WSF, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड सोशल फोरम। एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम WSF वैश्वीकरण के विरोध में गठित किया गया था। इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता हैं। इसमें कौन गए? मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता हैं। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई क्षेत्रों से हो रहा है। ये विभिन्न पक्ष हैं। वामपंथी राजनीतिक दल, इंडियन सोशल फोरम, औद्योगिक श्रमिक, किसान संगठन। पेटेंट कराने के कुछ प्रयासों का यहाँ कड़ा विरोध किया गया है। यहाँ दक्षिणपंथी खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है।